वेलकम टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बुक के बिहार प्रैक्टिस सेट्स जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए तथा बिहार एसएससी बीएसओ एसएसओ की वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोटल इसमें 15 सेट होंगे और ये बीपीएससी असिस्टेंट हेतु भी उपयोगी है। बिहार एसएससी 10+2 तथा सीजीएल 4 के लिए भी उपयोगी है। आगे देखते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न पत्र। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। बॉम्बे आईआईटी के शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के साथ ही उपयोगी पोषक तत्व को बढ़ाने में सहायक साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 32। वर्ष 2024 के लिए 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 24 के तहत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। जो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है उसमें है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश तथा प्रवीण कुमार। इन सबको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है मलेशिया में। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में 18 जनवरी से 2 फरवरी तक किया गया और इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर यह खिताब हासिल किया और यह लगातार दूसरी बार है जब भारत ने यह खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है वी रामा सुब्रमण्यम। इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जो NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दिसंबर 2024 में बनाए गए हैं। वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार के 9वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट की पेशकश की है? इसका आंसर हो जाएगा 50.65 लाख करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है और यह बीते वर्ष जुलाई में पेश आम बजट की तुलना में 2.44 लाख करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो ये 4 हैं। फरवरी 2025 में भारत में 4 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इनमें शामिल है झारखंड के उधवा झील, तमिलनाडु के थेरथंगल पक्षी अभयारण्य और सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तथा सिक्किम में खेचे ओपलरी वेटलैंड्स। खेचे ओपलरी झील तथा उधवा झील क्रमशः सिक्किम और झारखंड के पहले रामसर साइट है। यानी सिक्किम का पहला रामसर साइट खेचे ओपलरी तथा झारखंड का पहला राम साइट उधवा झील है। फरवरी 2025 तक भारत में कुल 89 रामसर साइट हो गए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना लागू की गई है और इस योजना के द्वारा राज्य के ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास स्वयं की भूमि ना हो उनको राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? इसका आंसर हो जाएगा 3,16,895.02 करोड़ यानी ऑप्शन ए। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को बिहार
विधानमंडल में बजट पेश किया। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है और यह सुरंग श्रीनगर से कारगिल लेह राजमार्ग पर स्थित है और यह पर्यटन और रणनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि इस टनल के निर्माण की शुरुआत 2015 में शुरू हुई थी। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग है और यह समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? तो महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा यह शुरू किया गया है। ये संस्कृति, धर्म और पर्यावरण के रूप में एक प्रमुख पहल है और इस वाटिका में उन पौधों का संग्रह किया जाएगा जिनके बारे में प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, महाभारत और रामायण में पढ़ने को मिलता है। ये वाटिका न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है बल्कि लोगों को भारतीय पौराणिक धरोहर से भी जोड़ती है। नेक्स्ट है, 8वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे अधिक हो जाएगा मध्य प्रदेश, सेकेंड हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड हो जाएगा महाराष्ट्र। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश जो कि 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 67,083 किलोमीटर स्क्वायर और महाराष्ट्र 65,383 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हो जाएंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड के संसद के द्वारा दिया गया है। फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड की संसद ने पर्वत को इंसानों के जैसी कानूनी अधिकार प्रदान किया और इस संसद ने टारानाकी माउंगा कलेक्टिव रिड्रेस नामक बिल पास किया जिसके तहत पर्वत को कानूनी नाम दिया गया है और इसके आसपास की चोटियों और मैदानी हिस्सों को संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ के मूल निवासी माओरी समुदाय जो इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं, इस कानून के तहत पर्वत को मनुष्य के समान सभी अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। 28 मार्च को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है? तो इसमें प्रबोवो सुबियांतो शामिल है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भाग लिया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए हैं। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के 7 व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल है मरणोपरांत में शारदा सिन्हा, इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा और इनका क्षेत्र होगा कला। सुशील मोदी है, इनको भी मरणोपरांत मिलेगा, पद्म भूषण दिया जाएगा इनको और इनका क्षेत्र है सार्वजनिक मामले। और आगे है आचार्य किशोर कुणाल, इनको भी मरणोपरांत दिया जाएगा पद्मश्री समाज सेवा के लिए। डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया जाएगा चिकित्सा के लिए। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को पद्मश्री दिया जाएगा अध्यात्म के लिए और भीम सिंह भवेश, इनको भी पद्मश्री दिया जाएगा समाज सेवा के लिए। अगला है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म चूज करना है। तो इसमें सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन बी लदांग मलेशिया। लदांग ये कृषि का नाम है और ये मलेशिया में होता है। वैसे ही मिल्मा है, ये मिल्मा जिम्बाब्वे में नहीं, ये होता है मैक्सिको में। और चेना है, चेना होता है बांग्लादेश नहीं होगा, इसका होगा श्रीलंका। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसमें बेंगुएला, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा और देखेंगे होता है कनारी, ये भी ठंडी होता है। लेब्राडोर और फॉकलैंड, ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। और जहां हम गर्म जलधारा की बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, इरन मिंजर हो जाएगा, फ्लोरिडा हो जाएगा, ब्राजील धारा, ये सभी गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडो पहाड़ी, जो महाराष्ट्र दिया गया है, लेकिन मांडो पहाड़ी महाराष्ट्र नहीं गुजरात में स्थित है। बाकी सब सही है। गडजात पहाड़ी उड़ीसा में है, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक की व्यवस्था, जो 1935 में नहीं था। इसका सही हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था 1935 अधिनियम के द्वारा। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल किया गया था, और संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम में क्या होता है, बहुत अधिक वार्षिक वर्षा होता है, उच्च औसत तापमान भी होता है, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी होती है, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम तीनों साइड से, एक तरफ से नेपाल, भूटान तथा चीन से लगता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश है, ये सीमा साझा करता है चीन और म्यांमार के साथ। असम राज्य की सीमा भूटान तथा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से सी, दाचीगाम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये सुमेलित है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, ये कर्नाटक नहीं होगा, गलत है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो कि चंबल वन्यजीव अभयारण्य है और ये राजस्थान में स्थित है, तो ये हरियाणा नहीं होगा। ये दर्रा हो जाएगा राजस्थान और हिमिस हो जाएगा लद्दाख। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर होगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? तो दूध सागर गोवा में स्थित है, जो मांडवी नदी पे स्थित है। जहां तक कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात है और ये वराही नदी पे स्थित है। अगला है, ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ब्रातिस्लावा ये स्लोवाकिया की राजधानी है। कोसोवा की राजधानी, इसका राजधानी होता है प्रिस्टीना। गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो ये इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। तो इसमें ऑप्शन में अफ्रीका, यूरोप और एशिया दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट क्षेत्र में मूंगे की चट्टानें होती है जो ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में 149 नहीं 147 यानी 147 विधानसभा सीट है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो ये सही है, 175 विधानसभा सीट है। तेलंगाना में 119 है और हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक सौ 4वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 334। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है तथा वहां लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर,
इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें अंतर्जातीय व्यापार एवं वाणिज्य ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 77वां संशोधन 1995। इस संशोधन के द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के पदोन्नति की प्रोन्नति के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। 71वां संशोधन दिया हुआ है 1992। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। 72वां संविधान संशोधन दिया गया है। 72वां में त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें एस वरदाचारी ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें शामिल थे बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। और सातवें थे टी.टी. कृष्णामचारी। इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? तो मोढेरा गांव में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव इसे बनाया गया है, जो कि गुजरात में है। गुजरात के मेहसाना जिले में मोढेरा गांव है और यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में यह गांव आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है 32। किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया है? ये हो जाएगा नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग सुधारों से संबंधित है और इसके द्वारा तरलता समायोजन सुविधा को सिफारिश की गई थी और इसे 1998 में आरबीआई द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? शेषचलम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है और ये केरला तमिलनाडु में पड़ता है। वैसे ही मन्नार की खाड़ी है, ये भी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में होता है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशु उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो विशु उत्सव को नव वर्ष के रूप में केरल राज्य में मनाया जाता है। यह सामान्यतः अप्रैल के माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें किसी संपत्ति का मूल्य समय के साथ घटता जाता है। यह घटाव उपयोग समय या अन्य कारकों जैसे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव या बाजार के स्थिति के कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था, यह नारा किसने दिया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा नारा दिया गया था, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें तिलहन शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, चावल और दलहन को शामिल किया गया है और यह मिशन 2007 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया और इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीए की कृषि उप समिति के सिफारिश पर खाद्य सबके पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें विलायत का सितार सही है, लतीफ खां तबला सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी सही है, अमजद अली खां पखावज, ये पखावज नहीं होगा, इसका हो जाएगा अमजद अली खां, ये सरोद हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोडा कप का संबंध किस खेल से है? तो एलोडा कप का संबंध मुक्केबाजी से है और रंगास्वामी कप
ये हॉकी से संबंधित है। रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है। इजरा कप ये पोलो से संबंधित होता है। वैसे ही गोल्फ से संबंधित होता है वॉकर कप, और एक और गोल्फ से होता है राइडर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध का बात करते हैं तो ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर विजयी हुआ था। सेकेंड हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और यह अकबर तथा हिंदू शासक हेमचंद्र के बीच लड़ा गया था, और इसमें अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं शामिल थी, जिसमें मराठा सेना को हार का सामना करना पड़ा था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था, और ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, इसे प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा दी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में जबरन नील की खेती 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने हेतु आमंत्रित किया था, और 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू को महासचिव नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद दिसंबर 1922 में बिहार के गया में चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव के विरोध किया, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, तथा जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू एवं विठल भाई पटेल ने कांग्रेस के खिलाफ जाके स्वराज पार्टी नामक दल की स्थापना की थी, और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये खान अब्दुल गफार खान के द्वारा की गई थी, और इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये इस टाइम शासक थे अजातशत्रु के टाइम में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन ये कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये कुषाण हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों द्वारा किया गया था, परंतु स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलन कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे, और कुषाण शासकों में भीम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने सिद्धा प्रथा को समाप्त किया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने सिद्धा प्रथा को समाप्त किया था, और इसका शुरुआत किया था बलबन। जो सिजदा और पैबोस दोनों प्रथा का शुरुआत बलबन किया गया था। सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने सम्मान के तौर पर घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है राजा के पैरों को चूमना। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज इस राजा के दरबारी थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबारी थे, और ये तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि इन्हीं के दरबार में रहते थे, और इन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था। कृष्णदेवराय ने
अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में तथा जामवंती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो इसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा और त्वरण एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है? तो विद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं और सौर विकिरण को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है या पाइरोमीटर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल दिया है, विद्युत सेल मतलब ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर होता है। विद्युत मोटर दिया है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। इंजन होता है तो उष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है? तो जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना ये असंजक बल का उदाहरण नहीं है। बाकी ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, किसी वस्तु का जल से भीगना, ये सभी असंजक बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? तो बहती हवा में सिर्फ गतिज ऊर्जा मौजूद होता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी? तो बैरोमीटर में जब धीरे धीरे पाठ्यांक इसका ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति दिन साफ होने की संभावना होती है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब तथा मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर का जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो ये सिक्रेटिन हार्मोन ये सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था। यह हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन पूरे शरीर में पानी की होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो ये ओ रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ए बी तथा ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्नर द्वारा किया गया था। ए बी रक्त समूह की खोज वॉन डिकैस्टलो तथा स्टर्ले ने किया था। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसी टेबुलेरिया है और इसका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसी टेबुलेरिया, जो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव तथा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ा कोशिका ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ये शुक्राणु होती है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा दूसरा संघ मोलस्का है और सबसे बड़ा ऑर्थ्रोपोडा होता है। मोलस्का संघ में जंतु पाए जाना उनके लक्षण होते हैं, इनके अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं लेकिन कुछ स्वच्छ जल तथा स्थल पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसानिन के कारण होता है। जो टमाटर में का रंग लाल होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण होता है और गाजर का रंग जो गाजरी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्टता केंद्र का अभाव होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक होता है और इनमें एक या अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है? ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। पादपों द्वारा यह भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी बीमारी का वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की बात करते हैं तो ये कोलकाता में स्थित है, और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ये परमाणु संख्या के द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है 69, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन का कारण उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगंशित क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन धातु तत्व नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सल्फर, ये धातु तत्व नहीं है, ये अधातु तत्व है। और सल्फर का प्रतीक एस होता है, परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है, और द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान इसका 32 होता है। नेक्स्ट है, कार्बन C14 तथा नाइट्रोजन 714 उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये संभारी का उदाहरण है। संभारी का उदाहरण और भी होता है, आर्गन होता है 1840 एंड पोटेशियम होता है 1940, और कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714 ये सभी संभारी के उदाहरण है। नेक्स्ट है 73, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण ऋणात्मक आवेश वहन करता है, मतलब ये निगेटिव होता है। अल्फा कण पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो परमाणु के 3 आधारभूत कण देखते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है आवेशित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो ऑप्शन सी CaCO3। चूना पत्थर को इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, और यह सफेद पदार्थ है जो जल में अघुलनशील होता है, और इसका प्रयोग दंतमंजन, पाउडर तथा पेस्ट बनाने में किया जाता है, और यह दीवारों पर सफेदी करने में काम आता है। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है।